नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 14 ऑफ द सितंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम दिन बच चुके हैं और हम उसकी प्रैक्टिस को आई होप कि आप सभी लोग उसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख रहे होंगे। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, प्रिपेयर कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। करंट अफेयर्स के उस सीरीज के अंदर आज कौन सा दिन है, तो 14 ऑफ द सितंबर। आज के दिन कौन सा डे बनाते हैं, तो याद रखना आज मनाया जाता है हिंदी दिवस। आज कौन सा दिन है, हिंदी दिवस है। कहने का मतलब क्या है, देखो किसी भी कंट्री को अगर देखोगे, किसी भी नेशन को देखोगे तो उसके अंदर उसको यूनाइट करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे मान लो कोई देश है जिसके अंदर एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, तो उस देश के लोगों को यूनाइट करने के लिए रिलीजन का सहारा लिया जा सकता है। ऐसे कोई देश ऐसा होगा जहां पर लैंग्वेज का सहारा यानी कि भाषा का साथ लिया जाता होगा लोगों को एक साथ करने के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए। तो आज का जो दिन है ना, वो हम किस नाम से मनाते हैं, हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं। मतलब हम यानी कि हमारी जो सरकार है उसको भी क्या चाहिए कि उसको हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। अभी एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई थी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हालांकि उसकी रिकमेंडेशंस को नेग्लेक्ट कर दिया। उसने कहा उसी के ऊपर हम बेसिकली देखेंगे कि आज जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है उसके ऊपर एक पैसेज भी है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले हम उस डे की बात कर लेते, फिर उस न्यूज पे चल लेंगे। पहली न्यूज वही है, तो अल्टीमेटली आज कौन सा दिन है, हिंदी दिवस। ठीक है, तो चलिए उसी के बाद हम पहली न्यूज को ही कवर कर लेते हैं क्योंकि सारी बातें हिंदी दिवस के ऊपर ही बनी हुई है। तो पहले एक बात समझना, होता क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली टोटल 22 लैंग्वेज लिखी हुई है और ये हमारी क्या है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज है जो हमारे इंडिया में यूज करनी चाहिए हमें। ठीक है, अब बेसिकली पहले कितनी थी, 14 थी, अब कितनी हो चुकी है, 22 हो चुकी है। जो भी है 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेज होती है। अब बात ये निकल के आती है कि हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो जापान में जापानीज बोली जाती है। ठीक है, आप जर्मन में चले जाओगे, जर्मनी में तो जर्मन बोलते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं हमें लोकल लेवल पर हमें अपनी भाषा को प्रमोट करना चाहिए। अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो देखो एक बात समझना, कभी भी जो एक्चुअल में हमारे देश में परसेप्शन बना हुआ है कि जो इंग्लिश है ना, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो तुम कामयाब नहीं हो। ये बिल्कुल गलत है। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। ठीक है, अगर कोई उसको नहीं बोलना चाहता या उसको नहीं समझ में आ रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका टैलेंट उससे अलग किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है। अगर मुझे इंटरनेशनल अफेयर में जाना है, अगर मुझे इंटरनेशनल लेवल पर जाना है तो मेरे इसको एक कम्युनिकेशन का मीडियम मेरे को आना चाहिए जो इंग्लिश है। लेकिन अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं और इंडिया में काम कर रहा हूं तो मुझे हिंदी आनी चाहिए और इस हिंदी को प्रमोट कौन करेगा, सरकार करेगी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने कहा था कि हमें यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों को रखना चाहिए और हिंदी को प्रमोट करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन की जिम्मेदारी है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी यूपीएससी का भी एग्जाम होता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। बस इंग्लिश के एग्जाम को छोड़ दो, उसमें तो वो लैंग्वेज का एग्जाम है तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अदरवाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी आप पढ़ते हो, करंट अफेयर हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। एक क्वेश्चन हिंदी में, एक इंग्लिश में। आप हिंदी के हो तो हिंदी में आंसर दे दो, इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में। तो इनडायरेक्टली तो सरकार प्रमोट करती है लेकिन डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर पाती कभी। तो यही बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल सेंटर सीक्स टू प्रमोट यूज ऑफ हिंदी, नो प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट। अब एक बात आती है कि मान लो अगर आप हिंदी यूज नहीं करते हो तो क्या तुम्हें पनिशमेंट कर देना चाहिए, तुम्हें पनिश कर देना चाहिए? ये भी गलत बात है क्योंकि ये तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि दो भाषाएं हैं, तुम्हें जो बोलना है बोल लो। लेकिन हमें प्रमोट किसको करना है, इंडिया में रहते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदी को प्रमोट करना है। ये हमारा मेन थीम लाइन होनी चाहिए। बस इन्हीं चीजों को प्रमोट करने के लिए, बस इन्हीं चीजों के लिए हम क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा समझना इसके बारे में। एक रिपोर्ट बनाई गई, ठीक है, अंशुली आर्य जो हमारी सेक्रेटरी है ऑफिशियल लैंग्वेज डिवीजन यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर, उन्होंने क्या किया कि कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि अगर कोई ऑफिसर है, ऑफिशियल्स है, अगर वो हिंदी को प्रमोट नहीं करते तो उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। तो क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इनडायरेक्टली क्या होना चाहिए, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कल परसों देखा होगा कि जैसे कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, आपने देखा नॉर्थ कोरिया में नेचुरल डिजास्टर आया
और उसके लिए, उस नेचुरल डिजास्टर के लिए, उस बाढ़ के लिए रिस्पॉन्सिबल 10-12 लोग थे। किम जोंग को ये बात पता चली, उसने सबको फांसी लटका दिया, 10 प्लस कुछ लोग थे। अब सोचो वो एक इमीडिएट इफेक्ट हो गया। अब सोचो यहाँ तुम हिंदी नहीं बोलते हो, ठीक है, तो क्या तुम्हें पनिशमेंट देना चाहिए? क्या तुम्हें हिंदी ना बोलने पर तुम्हें 6 महीने जेल में रखना चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए। बस यही इसकी थीम लाइन है, समझ में आ रही है? तो आज हिंदी दिवस है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ पर टोटल कितनी लैंग्वेज है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो 22 लैंग्वेज है। कौन से शेड्यूल में? तो 8th शेड्यूल में लिखी हुई है, ठीक है। हमारी क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? तो 6 हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज बनी हुई है, ठीक है। तो सिंपल सा समझना कि हमारी हिंदी कहाँ लिखी हुई है। तो हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था 1963, इस 1963 के एक्ट के सेक्शन नंबर 4 में चीजें लिखी हुई है। और 1976 से कमेटी बनाई जाती है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, और उस कमेटी को होम मिनिस्टर लीड करते हैं, जो जिसको 2019 से अमित शाह जी लीड कर रहे हैं, ठीक है। इस 30 में याद रखना 20 मेंबर कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, और 10 मेंबर कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। और इन्होंने अभी एक डिमांड भी की है इस कमेटी के बाद कि भारतीय भाषा अनुभाग बनाया जाए, BBA। तुमसे पूछेगा व्हाट इज BBA? तो भारतीय भाषा अनुभाग, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट, अनुभाग मतलब डिपार्टमेंट, जिसके अंदर सिर्फ लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की जाती है, ठीक है। और उसमें कहा गया कि 3 स्टेट बनाए जाए। जैसे इसी एक्ट के अंदर 3 स्टेट है सॉरी, ABC। C स्टेट में जो आते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इनके अंदर क्या यूज कर सकते हो? इंग्लिश। यानी सेंटर जब स्टेट से कम्युनिकेट करेगा तो मैक्सिमम वो यूज करे हिंदी, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं उनके साथ वो इंग्लिश में भी कम्युनिकेशन कर सकता है। अदरवाइज उसको किसको प्रमोट करना होगा? हिंदी को। आपसे आर्टिकल पूछेगा तो याद रखना आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू स्प्रेड हिंदी लैंग्वेज। ये हमारे यूनियन की ड्यूटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जितनी न्यूज आती है मैक्सिमम हिंदी में छापी जाती है, ठीक है। हर जगह पर हिंदी को प्रमोट किया जाता है। आर्टिकल 348 में क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश चलेगी, लेकिन 348 के 2 में ये बात लिखी है कि जो आपका स्टेट होगा, हाई कोर्ट होंगी, उनके अंदर गवर्नर के ऊपर ये कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है कि वो हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश तो इंग्लिश हो गई, हिंदी वो हिंदी जो, यानी कि वो लैंग्वेज जो 22 लैंग्वेज है आपकी किसमें लिखी है? शेड्यूल नंबर 8 में। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि कर्नाटक में कोई गांव में कोई आदमी रहता है, या राजस्थान के गांव में कोई दूर दराज कोई आदमी रहता है, उसकी भैंस चोरी हो जाती है और वो एप्लीकेशन लिखवाने जाता है और वो कोर्ट में पहुंच जाता है, उसको मर्डर केस होता है, उसको हाई कोर्ट पहुंचा या सेशन कोर्ट पहुंचा, उसको नहीं आती इंग्लिश, तो कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो वहां पर मान लो उसको हिंदी भी नहीं आती है, वो मारवाड़ी बोल रहा होगा, तो उस केस में लोकल लैंग्वेज जो है ना वो भी आनी चाहिए उन लोगों को। बात समझ में आ रही है? ताकि कम्युनिकेशन बैठाया जा सके। एक्चुअल में प्रोग्रेस डेवलपमेंट कब होगा? जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है? मैं तुम्हें यहाँ कुछ पढ़ा रहा हूँ, तुम उधर से कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन मैं एक ऐसा इस तरीके से तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम्हें इजिली समझ में आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा 343 के 1 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 343 का 1 क्या कहता है? हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो अगर आपसे पूछे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो याद रखना हिंदी। इंग्लिश भी है प्लस में, लेकिन सेंटर किसको प्रमोट करेगा? हिंदी को प्रमोट करेगा। कौन से आर्टिकल में लिखी है? तो याद रखना आर्टिकल 343 के 1 में। और मैंने आपसे कहा था जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब हमारा संविधान बना रहे थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो उस समय उनके दिमाग में बहुत अच्छे से था कि हमें किस लैंग्वेज को क्या प्रायोरिटी देनी है। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने हिंदी को आर्टिकल 343 में डाल दिया और कह दिया किसकी ड्यूटी है? सरकार की, गवर्नमेंट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझना हमारे 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है? 22। पहले कौन कौन सी थी? तो याद रखना पहले आसामीज पहले नंबर पे, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। अगर पूछे हिंदी कौन से नंबर पे है तो 4थे नंबर पे ध्यान रखना। कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, ठीक है, मैथिली, डोगरी, ये सारी किसमें है? आपके शेड्यूल नंबर 8 में। उसके बाद कौन कौन सी नेक्स्ट ऐड की गई? तो सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये कब होती है? 71st के बाद होती है। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली कब ऐड की जाती है? 2003 में ऐड की जाती है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है उसके लिए? तो देखो मैंने कहा कि हमारा देश ही नहीं दुनिया भी इस बात को मानती है कि तुम्हें अगर डेवलप करना है तो अपनी लोकल लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे जापान है, उसने अपनी जापानीज या जर्मनी वालों ने जर्मन को स्ट्रॉन्ग कर रखा है,
ठीक है, जो कोरिया वाले लोग हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो बस वही बात है। तो यूनाइटेड नेशन भी क्या करता है, यूएन जो सबसे बड़ा ग्रुप है, वो भी कहता है कि 2022 से 2032 जो 10 साल है ना, इसको किस नाम से बनाया गया, तो इंटरनेशनल डिकेड बनाया, किसके लिए, लैंग्वेज के लिए। और यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में 2019 में क्या बनाया गया था, 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द इंडिजिनियस लैंग्वेज बनाया गया था। तो ये भी दो चार बातें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद कौन से उसमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 17 में लैंग्वेज लिखी हुई है, आर्टिकल्स 343 से 351 के बीच में, ध्यान रखना। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, तो 6 है, ये हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था। पहले नंबर पे तमिल थी 2004 में, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और लास्ट ओडिया 2014। इनको क्या बना दिया गया था, क्लासिकल लैंग्वेज। और क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, जो लगभग 1500 से 2000 साल से बोली आ रही हो, जो किसी दूसरी लैंग्वेज से डेराइव्ड नहीं हो, यानी कि निकाली नहीं गई हो, जिसका खुद का कुछ बेस रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज। तो वो 6 है। वैसे लैंग्वेज कितनी है, 22 लैंग्वेज है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई थी, प्लस साथ में इंग्लिश भी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ बातें याद रखना। कौन से पार्ट में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 17 में है। आज कौन सा दिन है, तो आज हम क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस के नाम से बनाते हैं, ठीक है। और ये कब से बनाया जा रहा है, तो सिंपल सा याद रखना, 1953 से, सिंस 1953 से हम इसको बना रहे हैं। फिर पूछेगा जनवरी 10 को क्या होता है, तो याद रखना 10 जनवरी को, 10th ऑफ द जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हिंदी डे। आज भारत वाला हिंदी दिवस है, ये वर्ल्ड हिंदी डे होता है उस दिन, याद रखना 10 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस इसको कहते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है, 21 ऑफ द फेब को। हर साल 21 ऑफ द फेब को इंटरनेशनल मदर टंग डे होता है, याद रखना। हुआ क्या था, जब याद करो बांग्लादेश कैसे बना था, ईस्ट पाकिस्तान से, ना। तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हुआ था कि ये तुम्हारा इंडिया और ये क्या बन गया, आपका पाकिस्तान, दो टुकड़े हुए थे, और यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा बना था जिसको क्या नाम दिया गया था, ईस्ट पाकिस्तान। अब समझना, यहां पर पाकिस्तानी मुस्लिम है। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उर्दू बोलते हैं बेसिकली। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये बंगाली बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहता था, कॉन्फ्लिक्ट रहता था। ये बंगाली को प्रमोट करते थे, ये इसको प्रमोट करते थे। तो जब ये सेपरेट हुए, तो बांग्लादेश पहला ऐसा देश बना था जिसने मदर जो लैंग्वेज है, मदर टंग जो है, उसको प्रमोट करने की बात कही थी, ठीक है। तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, बांग्लादेश ने। कब, 1999 में। फिर उसके बाद यूनेस्को जो था आपका, यूनेस्को, उसने जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको 2000 में क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। और 2000 से क्या बनाया जाने लगा, आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो कि 21 ऑफ द फेब को बनाते हैं। तो 4 दिन याद रखना, 21 ऑफ द फेब, 14th ऑफ द सितंबर, 10th ऑफ द जनवरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर 14th ऑफ द सितंबर को क्यों बनाया जाता है, तो देखो उसका भी एक रीजन है। 14th ऑफ द सितंबर को बनाने का रीजन ये है कि उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इसलिए हम इसको 14th ऑफ द सितंबर बनाते हैं। कौन सा दिन था, 1949। और उसके बाद आपको पता है कि 26 ऑफ द नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, और उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्शियली इनेक्ट कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको कंप्लीटली इनेक्ट कब किया होता है, 26 ऑफ द जनवरी 1950 को किया होता है, क्योंकि 26 जनवरी को हम क्या बनाते आ रहे थे, इंडिपेंडेंस डे बनाते आ रहे थे। कब से, 1930 के लाहौर सेशन से। लेकिन हम आजाद कब हो गए, 15th ऑफ अगस्त को। और जब हम आजाद 15th ऑफ अगस्त को हो गए, तो हमने इंडिपेंडेंस डे तो वो चला गया, तो हमने इसको क्या बना दिया, रिपब्लिक डे बना दिया, ठीक है। वो सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, तो दो चार बातें इसके बारे में ध्यान रखना, हिंदी दिवस के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, पोर्ट ब्लेयर टू बी रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम सेज अमित शाह। देखो आपका जो पोर्ट ब्लेयर है, किसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, तो अंडमान निकोबार। आपने पढ़ा होगा ना, स्टेट्स है ना, उनकी कैपिटल्स। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि आप जिस घर में रहते हो, उस घर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि ये घर है, ये तुम्हारा बेडरूम है, ये तुम्हारा बाथरूम है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, किचन है, ये तुम्हारा हॉल है। पता है ना, तुम्हें कुछ चाहिए, टीवी देखना है, तुम वहां पहुंच गए, तुम्हें नहाना है, तुम वहां पहुंच गए, तुम्हें खाना खाना है, तुम वहां पहुंच गए। बस ऐसे ही भारत तुम्हारा घर है, ठीक है। और तुम्हारे नेबर कौन है, तो इधर ऊपर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इनके जो मुखिया है, जैसे कि तुम्हारे पड़ोस में कालू का घर है, इधर धोलू का घर है ना, बेसिकली, तो उनके हेड तुम्हें पता होते हैं। सेम ऐसे पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान का पीएम कौन है, यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है। और यही तुम्हारी बेसिक ज्योग्राफी होती है कि जहां तुम रहते हो उसकी लोकेशन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए।
तो भारत के कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। यूटी कितनी है? 8 यूटी है। मोस्टली बच्चों को मैं कई बार पूछता हूँ, जो नए बच्चे एनरोल होते हैं उनको ये नहीं पता कि 28 या 29, वो 29 ही बोलते हैं आज भी। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? 28 स्टेट्स, 8 यूटी है तुम्हारे पास। उन 8 यूटीज में से एक यूटी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार। और उस अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या थी? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अब रीनेम करके क्या कर दिया गया है? विजयपुरम। याद रह जाएगा आपका, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर, उसका विजयपुरम क्या हो चुका है? नाम चेंज कर दिया जा चुका है। ठीक है, ऐसा किस लिए किया गया? तो टू फ्री नेशन फ्रॉम द कॉलोनियल इम्प्रिंट्स। ऐसा माना जाता है कि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, मतलब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, तो ऐसा माना जाता है कि हमें उनकी जो उनकी गुलामी की दास्तां है बेसिकली, है ना। आज हिंदी दिवस है तो हम थोड़े से हैवी वर्ड यूज कर लेते हैं हिंदी के ना। जो गुलामी की दास्तां है उसको हमें क्या करना है? छोड़ देना है। तो हमें अपना कुछ लाना है, तो हमने क्या दिया? विजयपुरम। अब विजयपुरम क्यों दिया? क्योंकि अंडमान निकोबार आज भी देखोगे तो मैंने कुछ दिन पहले आपसे बताया था कि एक प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था 72,000 करोड़ रुपीस का, जिसमें यहाँ पर पोर्ट बनाया जा रहा था, यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जा रहा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा था, पढ़ा था ना, ताकि हमारी इस ओशियन के अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर या बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में हमारा डोमिनेंस बना रहे। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो एक राजा हुआ करते थे, चोला डायनेस्टी, एक एम्पायर होता था चोला एम्पायर। उस चोला एम्पायर का भी सबसे क्या होता था? यहाँ पर एक नेवल बेस होता था, यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद उसके बाद आपने देखा होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, जानते हो क्या? जिन्होंने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर एक सेटअप किया था आर्मी का। ठीक है, तो ये उस समय भी क्या माना जाता था? यहाँ से हमने किसका अनाउंसमेंट किया था? विजय का, है ना। तो इसको विजयपुरम के नाम से बना दिया गया, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना। हाँ, इससे पहले इसके बहुत सारे नाम और भी बदले गए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ आइलैंड थे जिनके नाम बदले गए थे, जैसे रोज आइलैंड। आपसे पूछेगा रोज आइलैंड का नाम क्या कर दिया गया था? तो याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहते हैं उसको अब। ठीक है, यहाँ पर नील आइलैंड था और हैवलॉक आइलैंड था, इन दोनों के नाम बदलकर शहीद द्वीप और एक को स्वराज द्वीप कर दिया। तो ये भी याद रखना, नील आइलैंड को अब क्या कहते हैं? शहीद द्वीप कहते हैं, और आपके हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप कहते हैं, और आपके रोज आइलैंड को क्या कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहते हैं। और अगर और ही ज्यादा पूछेगा आपसे तो याद रखना, जो अंडमान निकोबार था इसको रामायण के टाइम पे क्या कहते थे? इससे पहले नहीं जाएगा, है ना। हमारे जमाने में क्या कहते थे इसको? तो हमारे जमाने में इसको कहा जाता था, यानी रामायण के टाइम पे इसको हंदुमान कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद इसको फर्स्ट सेंचुरी के अंदर क्या नाम से जाना गया? तो इसको अगाडेमोन एंगाडेमन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो कि पटोलमी ने एक बुक लिखी थी उसके अकॉर्डिंग, समझ गए। तो दो चार बेसिक बातें याद रखना, बस नाम बदला है तो आपसे वन लाइनर में पूछ सकता है, तो थोड़ा बहुत इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बीइंग ट्रांस इज बीइंग ह्यूमन। देखो आजकल एक बहुत ही ज्यादा मुद्दा चल रहा है किसका? एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का। हम बार बार पढ़ते भी रहते हैं, है ना। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी क्या होती है? बेसिकली जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ठीक है, ट्रांसजेंडर, ये लोग होते हैं। तो एक्चुअल में इनके साथ इनको ऐसे नहीं ट्रीट किया जा सकता जाता कि भाई ये भी इंसान है। जैसे किसी को पता लगता है कि कोई सामने वाला पर्सन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का है, कोई लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, तो उसके साथ हमारी सोसाइटी में एक ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है और कहीं ना कहीं उसको तकलीफ पहुंचाता है, हर्ट करता है। तो हमें इसको चेंज करना चाहिए। उसी के ऊपर एक आर्टिकल छापा हुआ है, ठीक है, कविता कृष्णन ने, जो कि एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट है और राइटर है। इन्होंने लिखा है कि बीइंग ट्रांस इज बीइंग ह्यूमन। और समझ में आ रही है? अगर इंसान को भगवान ने किसी ऐसी बॉडी में ढाल दिया है जो उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं थी आज से पहले, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बस ये सब बातें लिखी हुई है, लेकिन हमें तो इनसे ऐसा कोई मतलब है नहीं, हमें तो एग्जाम से मतलब है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और ये सब कम्युनिटी, जिसका मतलब है सेम सेक्स के लोगों का होमोसेक्सुअल होना। तो होमोसेक्सुअलिटी भारत में पहले क्या थी? क्रिमिनलाइज कर रखी थी, क्राइम माना जाता था। आज के दिन क्या स्टेटस हम कई बार पढ़ चुके हैं, पहले अगर आप कंटिन्यू होगे तो आपको आती होंगी चीजें। होमोसेक्सुअलिटी को 2018 में क्या कर दिया गया था? डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था हमारी कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेक्शन कौन सा था? तो सेक्शन 377 को क्या कर दिया था? डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। अब इन लोगों को बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे फैमिली रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, वोलेंस होती है इन लोगों के साथ। तो इन सबसे कैसे उभरा जाए? तो सरकार स्कीम लाती है। मैंने आपसे 15-20 दिन पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी यही इसी सेशन के अंदर, कि सरकार ने ऐसा भी कहा है कि भाई इन लोगों के बैंक अकाउंट खोलो, इन लोगों को स्कीम्स पहुंचाओ। मतलब हमारी सोसाइटी में ये अवेयरनेस नहीं है अभी भी,
और इसको प्रमोट ही किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो आपने एक एक्ट भी पढ़ा होगा, ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट, कब आया था? 2019। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट था वो कब आया था ना, 2019 में आया था। कौन से आर्टिकल्स में इसकी बात होती है? तो जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लिव, जीने का अधिकार। तो क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल जीने का अधिकार है, चाहे कौन सी भी कम्युनिटी के हो ये, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इनके साथ भी होना चाहिए, इनको भी राइट है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा और कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे, तो उसके बाद आर्टिकल नंबर 21 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, लेकिन इनके साथ होता है तो उन सबको हटाने की बात की जा रही है। आपने पढ़ा होगा इस बार जो हमारा सेंसस होगा, पहली बार डिजिटल सेंसस होगा, है ना। उसके अंदर लास्ट टाइम जब हमने सेंसस किया था तो उसमें हमने लिखा था अदर्स, मेल फीमेल अदर, 3 कॉलम थे। इस बार हमने कर दिया मेल फीमेल थर्ड जेंडर, ठीक है। तो इसको थर्ड जेंडर के नाम से भी जाना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ना, थोड़े बहुत बातें समझ जाओगे, थोड़ी बहुत बातें हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्स नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स। देखो होता क्या है, इस बार के नाइटिंगेल अवार्ड दिए गए हैं किस, ठीक है, कितने लोगों को? तो 15 लोगों को दिए गए हैं। तो एक्चुअल में ये समझना है होता क्या है। तो हुआ क्या था, एक बार समझना, 1853 से 1856 के बीच में क्रीमियन वॉर्स चल रहे थे, ठीक है, क्रीमिया में। और वहां पर जो सोल्जर थे, जो सिपाही थे, बेचारे इंजर्ड हो जाते थे, उनके घाव हो जाते थे ना, वाउंड्स हो जाते थे, परेशान रहते थे। और वहां पे हाइजीन मेंटेन नहीं होता था, ठीक है, इस वजह से बहुत सारी डेथ होती थी। तो एक नर्स थी, ठीक है, एक नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था, वो क्या करती थी, उन फौजियों के, उन सैनिकों के कैंप में जाती थी और उनको अवेयर करती थी हाइजीन के बारे में। उनके जो जो घाव वगैरह होते थे ना, उनको ठीक करने का काम करती थी। अल्टीमेटली जब वो जाती थी तो उस समय लाइट वाइट तो होती नहीं थी, तो लैंप ही लेकर जाते होंगे। तो वहां पर लोग उनको किस नाम से जानने लगे, तो कहा जाने लगा लेडी विद द लैंप। तो अगर आपसे पूछे लेडी विद द लैंप भी किसे कहते हैं, तो सिंपल याद रखना फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहते हैं, ठीक है। कब से फेमस हुई? तो क्रीमियन वॉर से फेमस हुई। इसमें इन्होंने क्या किया, हाइजीन और लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया। लोगों की लाइफ की जो लाइफ थी वो कहीं ना कहीं बढ़ी, यानी कि उसके अंदर अनहाइजेनिक की वजह से लोग जो मर जाते थे, ठीक है। इनको क्या नाम से जाना जाने लगा? लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाने लगा। फिर बाद में इनका जो जन्मदिन आता है, इनका जो बर्थडे आता है 12th ऑफ द मे, उसको हम मनाने लगे इंटरनेशनल नर्स डे। याद रखना इंटरनेशनल नर्स डे भी कब बनाया जाता है? 12th ऑफ द मे को, ठीक है। आज तो नहीं 12th ऑफ द मे, लेकिन आज इनके नाम पे अवार्ड दिए गए, तो सिंपल याद रह जाएगा। तो ये नर्सों को अवार्ड दिए जाते होंगे। अवार्ड में क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपए देते हैं, प्लस एक मेडल देते हैं, प्लस एक सर्टिफिकेट उसमें दे दी जाती है। तो 2-4 बातें याद रखना। कौन सी मिनिस्ट्री है इसकी? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको देता है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना हु इज द मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। कब से स्टार्ट किया गया? 1973 से स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। तो सिंपल सा याद रखना, 1 लाइनर क्वेश्चन है। वर्ल्ड्स मोस्ट मॉन्स्ट्रियस बॉडी बिल्डर इलिया गोलेम यफिंचिक डाइज एट 36 विद द हार्ट अटैक। देखो ये एक्चुअली आपके एग्जाम में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन हाँ मैंने इसको इंक्लूड इसलिए कर लिया कि ये जो है ना वर्ल्ड्स मोस्ट मॉन्स्ट्रियस बॉडी बिल्डर, इनकी 36 साल की एज में क्या हो गई? हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और कहते हैं कि ये देखो आपके सामने बने हुए हैं, इनसे खतरनाक कोई नहीं था। दिन की 15,000 कैलोरी खाता था ये बंदा। आप इसकी बाइसेप्स देख सकते हो, उसकी चेस्ट देख सकते हो, लेकिन क्या फायदा, हार्ट अटैक से मारा गया। देखो जस्ट एक आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपकी जो एज होती है ना, इसके अंदर आप लोग ये बहुत सारी गलतियां करते हो, है ना, कि मैं जल्दी से स्टेरॉइड ले लो, इंजेक्शन लगा के बॉडी बना लो। तो ऐसा नहीं करना है। जो सबसे अच्छी बॉडी होती है वो नेचुरल बॉडी होती है, ध्यान रखना। अगर आप नेचुरल बॉडी से बाहर निकलोगे, इसको द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, हर जगह छापा गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने शरीर को नेचुरली रखना होता है बस बेसिकली, ठीक है। तो ये भी बहुत सारा 15,000 कैलोरी, जो कैलोरी तुम 30 दिन में खाते हो, आपकी एज में तुम जो बच्चे, ये 1 दिन में खा जाता था। सोचो कितनी ज्यादा कैलोरी ये खाता होगा। तो बेसिकली उससे हुआ क्या, इसका हार्ट खराब हो गया, और हार्ट खराब हो गया तो ये हार्ट फेल से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, हाँ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हेल्थ के साथ साथ आपको अपनी इंटरनल बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसको जस्ट पढ़ के छोड़ देना। डीआरडीओ कंप्लीट्स, देखो हुआ क्या, डीआरडीओ है ना, क्या होता है डीआरडीओ? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
कब बना होता है डीआरडीओ? तो सिंपल सा आपको पता है कब बना था, 1958। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे डीआरडीओ का? तो याद रखना न्यू दिल्ली में इसका क्या बना हुआ है, हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है, हुआ क्या, इस डीआरडीओ ने एक टैंक बनाया जो कि क्या है, अपने आप में एक बिल्कुल लाइट वेट टैंक है। क्या नाम है उसका? जोरावर। आई थिंक ये मैंने आपको जब आपकी इसरो डीआरडीओ की क्लास हुई थी तो मैंने उसमें समझाया था, जोरावर टैंक जो लास्ट अपडेट करवाते हैं उसमें, कि लास्ट अपडेटेड कौन सा है, जोरावर टैंक। देखो टैंक क्या काम आते हैं, आपके जो आर्मी होती है उसमें काम आते हैं लड़ाई के टाइम पे, बैटलफील्ड में, है ना। तो होता क्या है कि हमारे पास जो टैंक थे ना पहले, वो बहुत भारी टैंक होते थे। अब इतने भारी टैंक होते थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कहीं आपका, मान लो लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, उधर से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तुम टैंक लेकर जा रहे थे, बीच में बारिश आ गई थी, पानी भर गया था, खड्डा पानी भर गया, निकल ही नहीं पाएगा, पहाड़ बहुत ऊंचा है, चढ़ ही नहीं पाएगा। तो अब एक लाइट वेट की टैंक की जरूरत थी। तो इंडिया का सबसे लाइटेस्ट वेट का जो टैंक है उसका नाम क्या है, जोरावर टैंक। याद रह जाएगा। कितना वेट है, 25 टन का वेट है इसका। ठीक है, कैन फायर एट हाई एंगल्स, ऑपरेट इन वेरिंग टेरेन। ठीक है, समझ सकते हो 2025 से इसको ट्रायल्स के बाद ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना। जोरावर नाम क्यों है, तो आपके पंजाब के जो राजा थे गुलाब सिंह, उनका एक सेनापति हुआ करता था, कमांडर, उसका नाम क्या था, आपका जोरावर। तो उसी के नाम पर इसका जोरावर नाम रखा गया। ठीक है, लाइट वेट है। कितनी बनाए गए थे ये, 350 यूनिट बनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली कहाँ ज्यादा नीड होती है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले रीजन में ज्यादा नीड होती है। ठीक है, तो सिंपल से इस बात को ध्यान रखना। किसने बनाया, डीआरडीओ ने। हु इज द चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ, समीर वी कामत। ये सब बातें आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में अगर पूछे तो मास इतना है, हॉर्स पावर, ये सब नहीं रटना होता। बेसिकली मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, है ना। बस डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर बनाया है, तो एलएनटी के साथ मिलकर इसको बनाया गया। और इसका नाम क्या रखा गया है, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हल्का और भारी। इसकी खासियत क्या है, पानी के अंदर से भी निकल सकता है, ऊपर तैर के नहीं, अंदर गया, निकला और फिर निकल गया बाहर। ठीक है, तो ऐसा टैंक क्या नाम है, जोरावर। हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, अफगानिस्तान सेट टू बिगिन वर्क एट ऑन तापी पाइपलाइन। ये थोड़ी सी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, इसको पढ़ना। तापी, व्हाट इज तापी, समझना। तापी का मतलब क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। 10 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां से क्या होगा कि जो नेचुरल गैस है ना आपके यहां से तुर्कमेनिस्तान से, ये लगभग 18-14 किलोमीटर ट्रेवल करके इंडिया तक लाई जाएगी। यानी कि आपके तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत में क्या लाई जाएगी, नेचुरल गैस। और लगभग कितनी लेंथ है उसकी, 1814 किलोमीटर उसकी लगभग लेंथ है, ध्यान रखना। इतने डिस्टेंस पे वो बनाई जाएगी। ठीक है, आपसे पूछेगा टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये है 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस एनुअली ट्रांसफर करनी है। ठीक है, बेसिक से डाटा याद रखना। सबसे कम अफगानिस्तान 5% यूज करेगा, पाकिस्तान 47.5% यूज करेगा, इंडिया 47.5% यूज करेगा। ठीक है, और ये जो पाइपलाइन है इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, पीस पाइपलाइन। तो आपसे पूछेगा पीस पाइपलाइन तो तापी पाइपलाइन, ये भी सिंपल सी बात है, याद रखना। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपसे पूछेगा कितने टाइम के लिए, तो सिंपल याद रखना 30 साल के लिए इसका एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया ने इसको 2003 में ज्वाइन, देखो ये स्टार्ट हो गई थी 2003 में, लेकिन आज तक बन नहीं पाई थी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहे थे, है ना। कभी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गया, कभी कुछ हो गया, है ना। अमेरिका हर जगह इंटरफेयर करता ही रहता है, आप जानते हो। ठीक है, तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 2008 में। अब इसको क्या कर दिया गया, इसको पूरा प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर दिया गया। इस कंपनी का नाम क्या है, तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड। सारी जिम्मेदारी इनकी है और यहां से आज तक नेचुरल गैस सप्लाई की जाएगी, ताकि हम जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन से छुटकारा पा सकें। तो सिंपल याद रखना, वन लाइनर भी हो सकता है, आपसे उसमें पूछ सकता है कहां से, तुर्कमेनिस्तान। ये तुर्कमेनिस्तान यहां से चलते 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 आपके अफगानिस्तान में आ गई। ठीक है, अफगानिस्तान से कांधार होते हुए आपके मुल्तान होते हुए कहां पर आएगी, फाजिल्का इंडिया में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा इसके रूट को भी ध्यान रखना। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग ओवेरियन कैंसर, इट्स कॉजेज, सिम्टम्स एंड स्क्रीनिंग मेथड्स। देखो ये जो न्यूज है ना, इसको भी सारे आर्टिकल, इस न्यूज आर्टिकल को सारे न्यूज चैनल्स ने पब्लिश किया है, मैक्सिमम जगह देखने को मिल जाएगा। जो आपका ओवेरियन कैंसर होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है आज के टाइम पर। होता क्या है कि वुमेन्स के अंदर जो कैंसर होते हैं ना, उसके 3 सबसे बड़े कारण है। या तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, या सर्वाइकल कैंसर होता है, या फिर आपका ओवेरियन कैंसर होता है। और बेसिकली कैंसर क्या होता है कि जब आपके शरीर के अंदर जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर जो सेल्स होती है वो अब नॉर्मली ग्रोथ करने लग जाती है और ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती है, और उससे अगल बगल की सेल्स की वर्किंग्स में उसका इंपैक्ट पड़ता है और उससे हमारी बॉडी में परेशानी हो जाती है। और उसके बाद डेथ ही ऑप्शन होता है अगर अर्ली एज में नहीं पता चलता है तो।
तो मैक्सिमम इंडिया का अगर तुम डाटा देखोगे तो 2022 के अंदर लगभग 47333 न्यू केस आए थे और 32,978 लोगों की यानी लेडीजों की डेथ भी हो गई थी। तो एक ऐसा इश्यू है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, जबकि इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और ये न्यूज में इसलिए आ गया कि जो आपका WHO है ना, या WHO से भी पहले का एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द कैंसर रिसर्च। WHO तो सारी बीमारियों के अंदर काम आता है, आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो आपका अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च है, ये स्पेशल कैंसर के ऊपर ही काम करता है। इसने कहा कि भाई जो सितंबर का महीना है ना, जो चल रहा है सितंबर का महीना, इस सितंबर के महीने को ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से मनाया जाए। तो आपसे सिंपल सा पता होना चाहिए कि कौन से मंथ को ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से सेलिब्रेट किया गया। तो आप याद रखना सितंबर, बस जस्ट इतना सा न्यूज है, समझ गए। बाकी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए 6.6% जो वुमेन कैंसर होते हैं उसके अंदर लगभग क्या होता है, आपका ओवेरियन कैंसर होता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन, वेट लॉस एटसेट्रा। ठीक है, और इसका जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम क्या है जिससे ये पता चलता है कि ओवेरियन कैंसर है या नहीं है, तो वो आपका है CA-125 ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा इसको एक बार पढ़ के जस्ट छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, या फिर आपका ओवेरियन कैंसर, या फिर अगर वो मेल है तो मेल में क्या पाया जाता है, प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़े से डाटा लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जस्ट आपके अवेयरनेस के लिए इसको सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ड्राफ्ट नॉर्म फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस पेमेंट अंडर पेमेंट सिक्योरिटी अंडर PM सूर्य घर। देखो आपने एक स्कीम पढ़ी थी इस बार के बजट में भी कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की थी 75,000 करोड़ रुपीस की रूफटॉप सोलर स्कीम, जिसके अंदर 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा। देखो आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेज। और ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर होता क्या है कि तुम्हारे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और इतना बढ़ता जा रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो एक दिन धरती पानी में समा जाएगी। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जाना है। तो दो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है रीन्यूएबल, एक होता है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल वो होता है जो कॉन्टिन्यूस यूज के साथ क्या नहीं होते, खत्म नहीं होते, और नॉन रीन्यूएबल वो होते हैं जो यूज के साथ खत्म हो जाते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल जो भी है, जो फॉसिल फ्यूल्स है। तो हमें रीन्यूएबल के ऊपर जाना चाहिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इन पे जाना चाहिए। बस इसी सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए इंडिया का टारगेट 2070, वर्ल्ड का टारगेट 2050, काफी बार पढ़ा, अब तो रट भी चुका होगा तुम्हें। ठीक है, उसको अचीव करने के लिए क्या किया गया, एक स्कीम लाई गई जिसका नाम क्या था, PM सूर्य घर योजना, जिसमें तुम्हें घर के ऊपर क्या लगा सकते हो, सोलर प्लेट लगा सकते हो, और अगर 2 किलोवाट तक की सोलर प्लेट लगाते हो तो आपको 60% सब्सिडी देगी सरकार, यानी 1 लाख रुपए का सेटअप है तो आपको 40,000 रुपीज में पड़ जाएगा। और अगर 2 से 3 किलोवाट का सेटअप लगाते हो, बड़ा घर है, AC फ्रिज सब चलाना चाहते हो, तो आपको 40% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। कम से कम साल में आप क्या करोगे, 300 यूनिट बिजली बना सकते हो, महीने की 300 यूनिट बिजली बचा सकते हो। ज्यादा बिजली बन रही है, घर में यूज नहीं हो रही है, सरकार को बेच दो, सरकार तुम्हें पैसे भी दे देगी उसके। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर स्कीम में इन्वॉल्व किया गया है, समझ गए। आपसे पूछेगा इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन कम होगा, 720 मिलियन टन का लगभग कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। ये सारी बातें इसी न्यूज के अंदर लिखी हुई है, समझ में आ रही है ना। तो बेसिकली पता होनी चाहिए, 17 लाख जॉब क्रिएट की जाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के सारे गांव उस विलेज को क्या माने अपना मॉडल माने। जैसे आप लोग अपना मॉडल मानते हो ना किसी को, कोई किसी अच्छे आदमी को मानता होगा, कोई किसी बुरे आदमी को मानता होगा, है ना। आदमी कोई अच्छा बुरा नहीं होता, उसकी आदतें होती है ना, तो किसी की अच्छी आदतें तुम्हें अच्छी लगती होंगी, किसी की बुरी आदतें तुम्हें अच्छी लगती होंगी। ऐसे हर गांव वैसा बनने की कोशिश करे, इसलिए मॉडल विलेज भी बनाया जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल, केजरीवाल वॉक्स फ्री। देखो अभी क्या हुआ, ये मुद्दा इतना ज्यादा चल रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, हर जगह केजरीवाल केजरीवाल हो रहा है। हुआ क्या समझना, बेसिकली इसके दो पहलू हैं, देखो, है ना। एक तो ये है कि हाँ उसने करप्शन किया, एक उसने नहीं किया। अब किया या नहीं किया ये डिसाइड कौन करेगा, केस के फाइनल होने के बाद, प्रूफ के बिहाफ पर। लेकिन केस कब फाइनल होगा, जब प्रूफ होगा, और प्रूफ कब होगा, जब उसको ढूंढा जाएगा। तो इतने 6 महीने बाद इनको बेल मिल गई। तो ये बात मेरी नहीं है, ये बात किसने कही है, जो इसमें जज थे, जस्टिस थे। कौन कौन से, तो आपके सामने नाम लिखे, जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान, इन्होंने भी यही बात कही। देखो सिंपल सा समझना, एक बार फिर मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक चीज, एक एक्ट है कौन सा, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट।
ठीक है। तो इस पीएमएलए एक्ट के अंडर क्या किया गया था, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो एक्साइज पॉलिसी आई थी, लिकर पॉलिसी, उसके ऊपर इनके ऊपर केस रजिस्टर किया गया और इनके बहुत सारे जो नेता लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया। अब इनको पीएमएलए के अंडर डाला गया, तो पीएमएलए बेसिकली 2003 में आया था, इनेक्ट हुआ था। इस पीएमएलए के अंदर 2019 में थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया और उसके अंदर एक सेक्शन जोड़ा गया, कौन सा, सेक्शन 45, और एक सेक्शन कौन सा होता है इसके अंदर, तो आपका सेक्शन 19। सेक्शन 19 में ये कह दिया कि जो अरेस्टिंग ऑफिसर है वो सिर्फ डाउट के बिहाफ पर अरेस्ट कर सकता है कि इस बंदे ने किया था, मुझे ऐसा लगता है मैंने उठा लिया इसको, बस इतना सा, किया नहीं किया बाद की बात है। सेक्शन 45 कहता है कि अगर तुम नहीं हो, तुम गिल्टी नहीं हो, तुम इनोसेंट हो, तो तुम अपने आप को प्रूव करो जज के सामने। पहले क्या होता है नॉर्मल केस में, मुझे पुलिस वाले उठा ले गए, अब जो जज बैठा है उसकी जिम्मेदारी है मुझे फ्री करना, वो देखेगा दोनों पहलू को। इसमें क्या है कि मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट हूं, तब मुझे बेल मिलेगी, वरना मिलेगी नहीं। तो बेल को डिफिकल्ट बना दिया गया। और मैंने कहा था पीएमएलए को एज ए मनी बिल प्रेजेंट किया था इस टाइम पर, क्योंकि उसमें सरकार किसकी थी, बीजेपी की थी, और इनको मनी बिल कहां पर आता है, लोकसभा में आता है, तो जबरदस्ती इसमें चेंजमेंट कर दिए गए। और करने का पर्पज क्या था कि जो पार्टी कंट्रोल में नहीं आ रही उसको डाल जेल में डाल दो, सिंपल सा। मैं नहीं, कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ठीक है। कहीं तुम सोचो कि मैं इस बात को फेवर कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुयान ने, अर्ज्ड टू सीबीआई टू एक्ट ट्रांसपेरेंटली। इससे कहा है कि भाई ट्रांसपेरेंटली काम करो, क्या मत बनो ए केज्ड पैरट, पिंजरे में बंद तोते की तरह काम मत करो। क्यों? क्योंकि किसके अंडर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, पीएम ऑफिस के डायरेक्टली अंडर आता है। तो इससे कहा कि भाई तुम एक पपेट की तरह काम मत करो, तुम फ्री होकर काम करो, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करो। अगर इसने किया है तो 6 महीने हो गए, तुम प्रूफ क्यों नहीं लाते? अगर इसने नहीं किया है तो इसको बेल क्यों नहीं दे देते? बात समझ में आ रही है? तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ध्यान रखना। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, डायरेक्टली किसका पार्ट होता है, इंटरपोल। इंटरपोल को इंडिया में रिप्रेजेंट कौन करता है, सीबीआई रिप्रेजेंट करती है, ये भी हमने उस दिन पढ़ा था। सीबीआई बना कब था, 1964 में बना होता है, 1963 में, सॉरी, कौन से कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर, तो याद रखना संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर। ये सारी बातें भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बना होता है। किस एक्ट से बना है, तो याद रखना दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर ये बना हुआ है। अब बात आती है कि क्या सीबीआई सुओ मोटो केस ले सकता है, यानी कि खुद से केस स्टार्ट कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में ये कर सकता है, अदरवाइज तो केस ट्रांसफर होते हैं तो ही आते हैं। समझ में आ रही है? तो ये 2-4 बातें इसके बारे में याद रखना, बाकी बातें हम कई बार पढ़ भी चुके हैं। चलो मेरा तुम्हारे लास्ट जाते जाते एक क्वेश्चन है, हु इज द करंट हेड या चेयरमैन ऑफ द सीबीआई? कई बार तुमने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखते हैं कौन नाम देता है। तो बस इन 2 जजों का नाम याद रखना, एक का नाम क्या है, जस्टिस सूर्यकांत, दूसरे का उज्जवल भुयान। इन्होंने ये भी कहा, द इंपोर्टेंस ऑफ द पब्लिक परसेप्शन इन द फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। बोथ जजेस एग्रीड दैट द केजरीवाल कंटिन्यूड, या केजरीवाल की जो कंटिन्यूअस डिटेंशन था, वोलेटेड हिज राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि बार बार कह चुकी है सरकार, सरकार किसी की नहीं होती है ना, सरकारें आती जाती रहती है। तुम तो क्या हो, एक उसके वो क्या बोलते हैं, चेस के प्यादे की तरह, कोई लात इधर मारेगा कोई इधर मारेगा, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़कर अपने खुद के लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करो, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें क्या कहता है कि तुम्हारी लिबर्टी है भाई, ये बेल इज योर राइट, है ना, जेल इज ऑप्शन, तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। जज एक मौका देखता है तुम्हें बेल दे दे, पुलिस वाले एक मौका देखते हैं तुम्हें जेल में डाल दे, लेकिन ये केस ऐसा है कि तुम्हें एक मौका देखना है कि मुझे कैसे छुटकारा मिल जाए, मुझे बेल मिल जाए, है ना। ये बस इन्हीं तीनों के बीच में स्ट्रगल चल रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में हो सकता है पीएमएलए को अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि तुम किसी को भी उठा लेते हो, 6-6 महीने 2-2 साल तक जेल में रखते हो, तुम्हें कुछ मिलता है नहीं, और तुम बेसिकली क्या करना चाहते हो वो किसको पता है, पब्लिक को पता है। ये देखो जो बात उन्होंने वहां पर बोली है, समझ गए? तो इस मुद्दे को अच्छे से पढ़ लेना, आज से पहले भी हम बहुत बार इसको अच्छे से डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। तो 2-4 बातें अब नई निकल के आई हैं, तो इसको उस न्यूज में ऐड ऑन कर लेना, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक सीबीआई एकेडमी बनी हुई है, याद रखना कहां पे, गाजियाबाद में, ठीक है। इसके रीजनल जो हेडक्वार्टर है कहां पे, ट्रेनिंग सेंटर सीबीआई के कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, 3 जगह हैं। इसका जो सीबीआई एकेडमी कहां पर है, तो याद रखना गाजियाबाद में। काम क्या करती है, साइबर क्राइम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, फाइनेंशियल क्राइम के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, एनवायरमेंटल क्राइम के लिए, एंटी करप्शन के लिए और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम यहाँ पर आकर ऑफिस में मुझसे मिल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है, अगर होता है तो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।